बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम ग्रीन थ्योरम को करेंगे और प्रॉब्लम सेट 10.4 को करेंगे। ग्रीन थ्योरम की हम सिर्फ स्टेटमेंट को करेंगे, इसकी प्रूफ की तरफ हम नहीं जाएंगे और आपने सिर्फ स्टेटमेंट को याद रखना है। और ग्रीन थ्योरम बेसिकली करता क्या है, जो सबसे पहले ज़रूरी बात है समझने वाली वो ये है कि ये हमारे पास एक डबल इंटीग्रल है, इसे हम सरफेस इंटीग्रल कहते हैं, और ये हमारे पास क्या है, लाइन इंटीग्रल है। तो ग्रीन थ्योरम बेसिकली डबल इंटीग्रल को शिफ्ट करता है सिंगल इंटीग्रल के अंदर, या सरफेस इंटीग्रल को शिफ्ट करता है लाइन इंटीग्रल के अंदर। या आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जो ग्रीन थ्योरम है ये लाइन इंटीग्रल को शिफ्ट करता है सरफेस इंटीग्रल के अंदर, बिकॉज ये हमारे पास डबल इंटीग्रल है और जो डबल इंटीग्रल होता है वो सरफेस इंटीग्रल के लिए यूज किया जाता है। तो अभी हम इसकी जो डेफिनेशन है उसको देख लेते हैं, या इसकी स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, f1 f2 कोई दो फंक्शन है। ये फंक्शन बेसिकली आए कहाँ से हैं, ये सिनेरियो बिल्कुल सारा वही है जो सरफेस इंटीग्रल और लाइन इंटीग्रल के अंदर हम यूज करते रहे हैं, कि हमारे पास एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन होता है f, और इस वेक्टर पॉइंट फंक्शन को अगर मैं 2D में डिफाइन करूं तो इसको मैं ऐसे कह सकता हूं f1i प्लस f2j। तो बेसिकली ये जो वेक्टर पॉइंट फंक्शन है इसके कंपोनेंट हमने यहाँ पे ले लिए हैं, f1 और f2 कंपोनेंट। वी राइट दिस वेक्टर point function in component form, and f1 is the component along I direction and f2 is the component along j direction। and यहाँ पे ये बात भी पता चल रही है कि f1 is function of xy and f2 is function of xy। okay, so we have two component of this vector function f, और ये हमने क्या किया कि f1 का y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले लिया और f2 का x से रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले लिया। बी कंटिन्यूस फंक्शन ओवर अ रीजन R। वो ये कह रहा है कि ये f1 फंक्शन, f2 फंक्शन, फिर f1 का y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव और f2 का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, ये क्या होना चाहिए, स्मूथ फंक्शन होना चाहिए ओवर अ रीजन R। स्मूथ फंक्शन या कंटिन्यूस फंक्शन का मतलब यही होता है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस होने चाहिए। वैसे हमें ये बात पता है कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे तो वो कंटिन्यूस होता है। तो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि जो डेरिवेटिव है वो भी कंटिन्यूस होना चाहिए। ओवर अ रीजन R बाउंडेड बाय सिंपल क्लोज कर्व C इन अ XY प्लेन। वो ये कह रहा है कि हमारे पास जो कर्व होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सिंपल क्लोज कर्व होना चाहिए। सो दिस इज द सिंपल क्लोज कर्व C, और इसके अंदर क्या है, कोई भी रीजन आपके पास R इनक्लोज है। देन जो डबल इंटीग्रल होगा, और ये आपने ले लिया पार्शियल f2 ओवर पार्शियल x माइनस पार्शियल f1 ओवर पार्शियल y dx dy। ये जो हमारे पास डबल इंटीग्रल होगा ये किसके बराबर आ जाएगा, लाइन इंटीग्रल के बराबर आ जाएगा। ये अगर आप देखें तो दिस इज द कंपोनेंट फॉर्म ऑफ ए लाइन इंटीग्रल, एंड इन हियर दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन इंटीग्रल, एंड दिस इज कंपैक्ट फॉर्म। अगर इसको हम ओपन कर लें तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। अच्छा जी, अब ये पार्शियल f2 ओवर पार्शियल x माइनस पार्शियल f1 ओवर पार्शियल y, अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास क्या बनता है, कर्ल ऑफ f बनता है। और कर्व को हम कैसे डिफाइन करते हैं, कर्व का हमारे पास फार्मूला होता है, if we write define the curve of f then we write del cross f, and we write this I j k, and what is del, partial of partial x partial over partial y, and z component 0 if we doing work in xy plane, and the next is f1i f1 and f2 and 0। so अब हमें इस बात का पता है कि ये जो डेल क्रॉस एफ है ये बेसिकली जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये चीज बन जाएगी। तो अब यहाँ पे ये देखेंगे कि अगर हमारे पास के जो हमारे पास कंपोनेंट नहीं है ना, वी आर वर्किंग इन द 2D एंड के कंपोनेंट 0, तो जब हम उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वो के कंपोनेंट जो होगा वो उसका नॉन जीरो आएगा।
तो आप अगर कोई और कंपोनेंट मिसाल के तौर पे आई से एक्सपेंड करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, जे से एक्सपेंड करेंगे ये जीरो हो जाएगा, लेकिन जब के वाले को एक्सपेंड करेंगे तो ये फिर नॉन जीरो आएगा, आएगा पार्शियल एफ टू और पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल एफ वन ओवर पार्शियल वाई। तो इसलिए यहाँ पे फिर डॉट में क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा के यूनिट वेक्टर आ जाएगा, बिकॉज ये जो हमारे पास होगा ये के कंपोनेंट होगा इसका, तो के डॉट के हमारे पास 1 हो जाएगा। तो इसीलिए अगर इफ वी वांट टू राइट दिस इन वेक्टर फॉर्म देन वी राइट दिस डबल इंटीग्रल कर्ल ऑफ एफ डॉट के यूनिट वेक्टर dx dy is equal to a single line integral f dot dr. So this is the a statement of Green theorem, and now we solve the problem set 10.4 जी। प्रॉब्लम सेट 10.4 के अंदर हमारे पास क्वेश्चन है कि एक वेक्टर फंक्शन गिवन है, दिस इज वेक्टर पॉइंट फंक्शन, और हमारे पास कर्व जो है, जो सरफेस है वो भी हमें गिवन है इन एक्स वाई प्लेन। तो ये इस क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो ये है कि एवेल्युएट करना है लाइन इंटीग्रल को बाय यूजिंग द ग्रीन थ्योरम। सो अब जब हम ग्रीन थ्योरम को देखते हैं तो एक साइड पे लाइन इंटीग्रल है, सिंगल इंटीग्रल है, और दूसरी साइड पे डबल इंटीग्रल है। तो हम किसी एक साइड को भी सॉल्व कर लेंगे तो हमारे लिए अनफ है, क्योंकि हमें पता है कि ये दोनों बराबर होते हैं। तो अगर आपको कहा जाए कि वेरीफाई करें ग्रीन थ्योरम को, तो फिर हमें लेफ्ट साइड को भी सॉल्व करना पड़ेगा और राइट साइड को भी, मींस कि हमें डबल इंटीग्रल को भी सॉल्व करना पड़ेगा और हमें लाइन इंटीग्रल को भी सॉल्व करना पड़ेगा, और दोनों साइड्स के जो आंसर है उनको देखना पड़ेगा कि क्या वो दोनों मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ एवेल्युएट करना है लाइन इंटीग्रल बाय यूजिंग द ग्रीन थ्योरम। सो वी इन हियर वी यूज द double integral and evaluate the double integral, and we know that this double integral is equal to line integral. So एक साइड को ही काफी करना हमारे लिए more than enough होगा। So first we want the f1 function and f2 function, and we know that we write here vector point function is equal to f1 I plus f2 j. So f1 function is y and f2 function is equal to minus x. This is f1 and this is f2, and our curve is a circle and its radius is 1/2. So we write the green theorem here. By green theorem, we write the statement of green theorem here. Double integral, this is bounded by some region R, and this is equal to partial f2 over partial x minus partial f1 over partial y dx dy. So we put the value of or we separately find the partial f2 here, partial f2 over partial x and partial f1 over partial y. So from here partial f1 over partial y is equal to, take the derivative of this function with respect to y, and this is 1, and partial f2 over partial x is equal to -1. So partial f2 over partial x -1 minus partial f1 over partial y is 1, and this is dx dy. Okay, so this is equal to double integral, and this is -2. We take outside the integral and write dx dy. अब जो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होंगी। तो आई ऑलवेज इंटरेस्टेड if our curve is circle, then we change our integral into a polar form, or a coordinate change into polar form. मैं हमेशा से इस बात में इंटरेस्टेड रहता हूँ कि अगर हमारे पास जो कर्व है वो सर्कल है तो फिर हम पोलर कोऑर्डिनेट की तरफ जाएं, ताकि उनको डील करना हमारे लिए क्या है, आसान है। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा यहाँ पे -2
लिमिट। अब देखें पोलर कोऑर्डिनेट में हमें पता है dx dy है, सिर्फ x और y तो है नहीं है कि x होता है r cos थीटा, y होता है r sin थीटा, वो नहीं है। तो dx dy और dx dy हमें पता है किसके बराबर होता है, r dr d थीटा। अब आपके पास जो r और थीटा के ऊपर आपको लिमिट्स चाहिए, तो अब देख लें यहाँ पे रेडियस क्या है 1/2 का स्क्वायर, तो r हमारे पास क्या आ जाएगा 0 से लेके 1/2 तक, और जो एंगल है सर्कल के अंदर जो एंगल होता है वो 0 से लेके 2 पाई तक एंगल होता है। अब आप इस इंटीग्रेंड को सॉल्व कर लें, बहुत इजी है, -2 ऐसे ही रहेगा। अब r की इंटीग्रेशन करें तो आ जाएगा r²/2 0 to 1/2 इट्स लिमिट, एंड थीटा के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करें तो वो थीटा आ जाएगा और उसकी लिमिट्स आ जाएंगी 0 से 2 पाई जी। अब ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे माइनस आ गया, 1/2 को यहाँ पे पुट कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 1/4, ठीक होगा, उसका स्क्वायर है तो 1/4, 0 को पुट करेंगे 0 आ जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे आप थीटा की लिमिट पुट करें 2 पाई -0 तो ये आ जाएगा 2 पाई। तो आप इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -π/2, ठीक हो गया जी। तो यही हमारा क्या है आंसर है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रॉब्लम सेट 10.4 का। इसमें इसी तरह हमें वेक्टर पॉइंट फंक्शन गिवन है और हमें ये पॉइंट्स गिवन है, और ये जो पॉइंट्स हैं ये बेसिकली वर्टिसेस हैं किसी स्क्वायर के। तो सबसे पहले हम अपने कर्व की ज्योमेट्री को ड्रा करते हैं ताकि हमें पता चले कि हमने जो अपना डबल इंटीग्रल लगाना है या ग्रीन थ्योरम को लगाना है वो किस कर्व के अलांग उसको हमने उसका यूज करना है। तो सबसे पहले देखिए अब ये पॉइंट है +-2 2, तो इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूं। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, यहाँ पे 2 ये प्लस के लिए आ गए, और इसी तरह यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 -2, बेसिकली प्लस अंदर मल्टीप्लाई हो गया, वो प्लस ही हो जाएगा, माइनस को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो पॉइंट क्या बन गया -2 -2। अब इसी तरह ये वाला पॉइंट आप इसको करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ +2 -2, प्लस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसे ही रहेगा, तो इसको भी लिखने की जरूरत नहीं। अब माइनस का आप चेक करें, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा -2 एंड +2। तो बेसिकली ये हमारे पास 4 पॉइंट हैं, इन चारों ये जो 4 पॉइंट है ये बेसिकली किसी स्क्वायर के वर्टिसेस हैं, जहां पे भी स्क्वायर की 2 साइड मिलती हैं उसे वर्टेक्स बोला जाता है। तो इनकी अगर आप ज्योमेट्री ड्रा करें तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी ज्योमेट्री इसकी मैं रफ सी ज्योमेट्री ड्रा करूंगा और वो मेरे पास बन जाएगी, दिस इज योर x एक्सिस एंड दिस इज योर y एक्सिस, और यहाँ पे मैं अपने पास एक स्क्वायर पहले ड्रा कर लेता हूँ जी। अब आप देखें इसमें एक पॉइंट ये है, तो ये जो पॉइंट बनेगा ये x के अलांग 2 है और y के अलांग भी 2 है, तो फिर ये पॉइंट बन जाएगा 2 2। ये वाला पॉइंट क्या बनेगा, ये वाला पॉइंट हमारा लग गया, ये पॉइंट बन जाएगा x के अलांग -2 y के अलांग 2, तो x के अलांग -2 और y के अलांग 2, तो ये वाला पॉइंट बनेगा हमारा, तो ये पॉइंट हमारे पास क्या आ गया -2 and 2। इसी तरह ये पॉइंट है, ये हमारा बन जाएगा x के अलांग -2 और y के अलांग भी -2, तो ये वाला पॉइंट है, ये आ जाएगा -2 एंड -2, और ये वाला जो पॉइंट होगा ये x के अलांग +2 और y के अलांग -2, तो ये पॉइंट आ जाएगा 2 -2। तो देख लें ये जो चारों पॉइंट्स हैं ये किसी स्क्वायर के क्या है वर्टेक्स हैं। ये मैंने रफ सी फिगर ड्रा की है जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक हो गया जी। अच्छा अब ना यहाँ पे हम लिमिट्स भी निकाल लेते हैं, जो लिमिट्स आएंगी हमारे पास x की और y की वो देख लें। देखिए x कहाँ से लेके कहाँ तक वेरिएशन आ रही है उसके अंदर। x में देखें ये x कोऑर्डिनेट है ना, x2 है, 2 है, -2 और -2 है, तो इट्स मीन के जो x के अंदर वेरिएशन आ रही है वो -2 से लेके 2 तक वेरिएशन आ रही है। और इसी तरह अगर आप y को चेक कर लें, y में कहाँ से लेके कहाँ तक वेरिएशन आ रही है, अब यहाँ से भी x को चेक कर सकते हैं, -2 से लेके 2 तक वेरिएशन आ रही है।
और इसी तरह y को भी यहाँ से अगर चेक करें तो -2 से लेकर 2 तक y के अंदर भी क्या आ रही है, वेरिएशन आ रही है। आप चेक कर सकते हैं, ये 2 है, -2 है, -2 है और 2 है। तो y में भी जो वेरिएशन आ रही है वो -2 से लेकर 2 तक आ रही है। इट्स मीन कि हमने ग्रीन थ्योरम लगाते हुए जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन लेनी है वो x के केस में भी -2 से लेकर 2 तक है और y के केस में भी -2 से लेकर 2 तक है। तो फिर यहाँ पे हम ग्रीन थ्योरम लगाएंगे, तो बाय ग्रीन थ्योरम ठीक है जी। ओके, सो दिस इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल एंड लिमिट्स इज, अब मैं सारा उसको पर्टिकुलर अपनी प्रॉब्लम के लिए लिखने लगा हूँ। x की लिमिट क्या है जी, -2 से लेकर 2 तक, और y की भी लिमिट्स क्या, -2 से लेकर 2 तक। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, पार्शियल x, और जब पार्शियल और पार्शियल x आएगा तो यहाँ पे हमने f2 को लिखना है। तो ये जो दूसरा कंपोनेंट होगा या आपका f2 होगा, तो मैं लिख लूँ 2x - 2y, और मैं अब इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ माइनस पार्शियल और पार्शियल y, f1 आपका क्या है 6y स्क्वायर, इसको क्लोज करें और यहाँ पे आ जाएगा dx dy जी। अब हमने क्या कर लिया कि ग्रीन थ्योरम को डायरेक्ट अप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास लिमिट्स आ जाएंगी -2 से लेकर 2 तक, -2 से लेकर 2 तक। अब यहाँ पे हमने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इसका 0 हो जाएगा, 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा, माइनस यहाँ पे 6y स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 12y, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा dx dy। अब हमने सिंपल क्या करना है, इसे इंटीग्रेट करना है। आप बेशक x को सेपरेट कर लें, y को सेपरेट कर लें। अब सेपरेट का क्या मतलब है, वो मतलब ये है कि ये -2 से लेके 2 तक dx और -2 से लेके 2 तक 2 - 12y dy। अब इस तरह क्या कर लें, इसको x वाले को इंटीग्रल को अलग कर लें और y वाले को अलग कर लें। ये देखें इसके साथ कट जाएगा, जब आप इसके अंदर लिमिट्स पुट करेंगे तो ये आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 4 आ जाएगा आफ्टर पुटिंग द लिमिट। सो अब यहाँ पे आ जाए, अब ये 2 है तो ये y है, तो इसकी आ जाएगी 2y - 12y स्क्वायर ओवर 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 से लेके 2 तक। ठीक हो गया जी। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2y -2 1 2 6y स्क्वायर, और ये लिमिट्स कहाँ से लेके कहाँ तक आ गई, -2 से लेके 2 तक लिमिट्स आ गई। अब आपने अपर और लोअर लिमिट को यहाँ पे पुट करना है फटोफट, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 4। अब देखिए यहाँ पे आप इस पूरे में अपर लिमिट पुट करें तो ये क्या आ जाएगा 2, जब यहाँ पे पुट होगा तो ये 4 आ जाएगा, 2 to the 4 माइनस, अब देखिए ये 2 to the 4 और 6 4 the 24 माइनस, अब आप लोअर लिमिट पुट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा -4 आ जाएगा, और जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो ये -2 का स्क्वायर 4 होगा, तो ये अगेन -24 आ जाएगा जी। अब आप इस सारे को हल करें तो देखें हमारे पास क्या बन रहा है, दिस इज इक्वल टू 4 एंड दिस इज 4 - 24 प्लस 4 - 24 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये 24 से कैंसिल हो गया, 4 4 द 8 8 4 द 32, तो ये हमारे पास इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 32 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 में हम ग्रीन थ्योरम को कैसे अप्लाई करते हैं। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रॉब्लम सेट 10.4 का, और इसके अंदर भी जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 को किया ना, उसमें स्क्वायर था, इसमें रेक्टेंगल आ गई है। जस्ट चेंज द लिमिट्स, अदरवाइज द प्रोसीजर इज सेम। तो अब इसकी मैं फिगर्स वगैरह या ज्योमेट्री नहीं ड्रा करूंगा, वो आप लोग खुद उसको ड्रा कर लें। जस्ट मैं आपको x की लिमिट्स और y की जो लिमिट्स है ना, उसका यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा वो क्या है। तो देखिए ये x है, x में 0 2 2 0, तो इट्स मीन कि x के अंदर जो वेरिएशन आ रही है वो 0 से 2 आ रही है। y को देखें 0 0 3 3 3, तो y के अंदर जो हमारे पास वेरिएशन आ रही है वो 0 से 3 तक आ रही है। So by green theorem we have
डबल इंटीग्रल लिमिट्स में डायरेक्ट लगाऊंगा, x की 0 से 2 है और y की 0 से 3 है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा पार्शियल ओवर पार्शियल x, f2 हमारे पास ये होगा y स्क्वायर e पावर x माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल y x स्क्वायर e पावर y, एंड दिस इज dx एंड dy। ठीक हो गया जी, मतलब मैंने इसको डायरेक्ट अब करना है। ये मेरे पास क्या आ जाएगा लिमिट 0 से 2 लिमिट 0 से 3। अब आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव लें तो ऑफ कोर्स वाई स्क्वायर बिहेव एज अ कांस्टेंट एंड डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल e की पावर x इज e की पावर x, सो दिस इज रिमेन एज इट वाई स्क्वायर e पावर x, एंड ये भी ऐसे ही रहेगा क्योंकि x स्क्वायर बिहेव कांस्टेंट because we take the partial derivative and derivative of partial derivative of e की power y is e की power y, so we write x square e y and this is dx and this is dy। ओके सो अब यहाँ पे देखें अब x और y जो है ये इम्प्लीसिट फॉर्म में आ गए, इनको हम इजीली सेपरेट नहीं कर पा रहे, तो अब आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसको पार्शियल इंटीग्रेट करेंगे, x के रिस्पेक्ट से पहले कर लें या y के रिस्पेक्ट से पहले कर लें, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो मैं इसको x के रिस्पेक्ट से पहले कर लेता हूं, तो फिर ये मेरे पास क्या बन जाएगा इंटीग्रल 0 to 3, और अब देखें इसको x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करें, y स्क्वायर कांस्टेंट बिहेव करेगा और e की पावर x की इंटीग्रेशन क्या होगी e की पावर x, इसी तरह माइनस e की पावर y कांस्टेंट बिहेव करेगा क्योंकि मैं विद इंटीग्रेशन कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो x स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी x3/3, और यहाँ पे लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ x इज 0 to 2 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा dy आ जाएगा। अब आप यहाँ पे जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं उसको पुट कर लें तो 0 से 3 ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे अपर लिमिट को पुट करें, वाई स्क्वायर को बिल्कुल नहीं छेड़ना क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन कर रहे हैं और लिमिट भी x की हम पुट करने जा रहे हैं, तो ये e की पावर 2 माइनस e पावर y ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 3 ओवर 3, तो दिस इज इक्वल टू 8 ओवर 3। ठीक हो गया जी। अब ये जो हमने लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन पुट किया, ये अपर लिमिट पुट किया, अब लोअर लिमिट में देखें तो लोअर लिमिट में देखें ये वाली टर्म में x है तो ये 0 हो जाएगा, और इस टर्म में e की पावर 0 है तो e की पावर 0 1 के बराबर होता है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा डी वाई आ जाएगा। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ कि 0 को जब यहाँ पे पुट करेंगे तो e की पावर 0 1 तो वाई स्क्वायर बच गया माइनस, अब देखिए x की जगह जब 0 पुट करेंगे तो ये सारे को क्या कर देगा 0 कर देगा। अब इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू y, तो देखें कैसे इंटीग्रेशन होगी। अब देखें ई स्क्वायर कांस्टेंट है तो ई स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, y स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी y³ ओवर 3 माइनस 8 ओवर 3, ई की पावर y की इंटीग्रेशन e की पावर y होती है, और वो हमारे पास y स्क्वायर है तो y स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी y³ ओवर 3, एंड लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज 0 to 3। तो अब आप अगर मैं यहाँ पे y³ ओवर 3 को कॉमन ले लूँ ना तो मेरे लिए जरा उसको सॉल्व करना बड़ा आसान रहेगा, तो इसको मैं इधर कर लेता हूँ y³ ओवर 3 को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कॉमन, तो y³ ओवर 3 को जब कॉमन लिया तो पीछे क्या बचा e स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे क्या बच गया माइनस 8 ओवर 3 e की पावर y, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज 0 to 3 जी। अब आपने क्या करना है, अब आपने अपर लिमिट अप्लाई करनी है और लोअर लिमिट को अप्लाई करना है, तो अपर लिमिट को अप्लाई करें, यहाँ पे y की जगह 3 पुट करें तो क्या आ जाएगा 3 की पावर 3 ओवर 3 और e स्क्वायर माइनस 1 तो ऐसे ही रहेगा, वहां पे पुट कर लें माइनस 8 ओवर 3, तो ये क्या बन गया e की पावर 3। ये सारा हमने अपर लिमिट पुट कर ली माइनस, अब लोअर लिमिट की तरफ हम जाएंगे तो देखिए लोअर लिमिट में जब आप यहाँ पे y की वैल्यू 0 रखेंगे तो सारे को 0 कर देगा, बकाया क्या बच गया माइनस 8 ओवर 3, और e की पावर 0 किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो ये आपका आंसर आ जाएगा, मेरा ख्याल है ये बनेगा हमारे पास, ये 3 1 से कट गया तो ये बच गया 9 e स्क्वायर माइनस 1
और यहाँ से अगर आप 8 बाय ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और अगर आप -8/3 को कॉमन ले लें तो ये हमारे पास बन जाएगा -8/3 को मैंने कॉमन ले लिया तो ये e³ बन गया, और ये माइनस माइनस प्लस था तो -1 आ गया यहाँ पे। ठीक हो गया जी। तो ये जो हमारे पास आ गया, ये हमारे पास नेट जो रिजल्ट है ये हमारे पास आ गया 9e² -1 -8/3 e³ -1।